तो आज हमारा डे 21 एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर 9। ठीक है, तो इसे शुरू करते हुए अब हमने शुरू करनी है मिडीवल इंडिया। अब मिडीवल इंडिया की जब शुरुआत हुई, मिडीवल इंडिया के साथ बहुत सारा चेंजेस। हम मिडीवल इंडिया किस चीज को डिफाइन करते हैं? एक तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए थे, दूसरा पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस, और आपकी सोसाइटी में नए लोगों का इन्फ्लुएंस। ठीक है, नए इनफ्लक्स, सॉरी, उनका, और लोग इंडिया के अंदर आते गए। इवन जो इंडिया की ट्राइबल्स थे, जैसे जैसे जंगल साफ हुए वो भी कॉमन सोसाइटी के साथ मर्ज होते गए। तो ये सारी जो चीजें थी, इसने मिडीवल इंडिया को रूप दिया। देखो, मिडीवल इंडिया को के अंदर जैसे कुछ चेंजेस जो ऐसे प्रीवियस पेपर के अंदर भी आए हुए हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्टिंग में ही सेकंड पॉइंट, जैसे नई कुछ टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होने लगी इस टाइम पे, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी थी पर्शियन व्हील। ये पर्शियन व्हील जो था आपका, जिसे आपके अरागत्ता भी कहते थे, ये एक इरिगेशन सिस्टम था। आज भी कई जगहों पे आपने देखा होगा इस चीज को, कई जगहों पे इससे पानी डिराइव किया जाता था। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में मोटर्स और सारी चीजें आने से कम हो गया, पर इसकी इमेज में आपको दिखाता हूँ। आपने कहीं ना कहीं डेड पड़ा तो कम से कम देखा ही होगा। हम्म, ये देखो, तो पर्शिया से कैसा इन्फ्लुएंस, ये देखो। अब ऐसा टाइम आने आ गया था जहां पे अब इंटरचेंज हो रही थी टेक्नोलॉजीज आपस में, थॉट्स और टेक्नोलॉजी दुनिया में धीरे धीरे अब शेयर होने लगी थी। ये जो है, इसे कहते हैं आपके आराघट्टा। ये एक पर्शियन व्हील है। इसमें क्या होता है कि देखो, ये व्हील यहाँ पे इस साइड से एक्सेस से बांधा हुआ है। इसे आप जैसे जैसे यहाँ पे इस साइड से स्पिन करवाओगे, तो इसके आगे बुल बांध दिया जाता था। वो जैसे जैसे वो आगे स्पिन करेगा, वो आगे से आपका, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, जो आपस में लॉक होके ऐसे घूमते हैं मशीन्स के अंदर जो पार्ट है। सर गरारी। गरारी, हाँ, उसका इंग्लिश वर्ड ही ढूंढ रहा था मैं। गरारी जिसे पंजाबी में कह देते हैं। तो बेसिकली वो घूमनी शुरू होती हैं, जिसके कारण ये व्हील घूमना शुरू होगा। व्हील घूमना शुरू होगा, तो यहाँ पे ये व्हील जैसे जैसे नीचे जाएगा, इन सारी बकेट्स के अंदर पानी भरता जाता है। ये जब ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली जब टिल्ट होने लगेगा, पानी गिरना शुरू होगा। यहाँ पे कलेक्शन के लिए एक ये बनाया होता है, इसके अंदर पानी गिरता है। इसे यहाँ से स्लांट दी होती है, ये पानी यहाँ जाएगा, इसके बाद स्लांट करके आपके जो भी इरिगेशन आपने चैनल बनाया है, कोई भी अपने खेतों के अंदर जगह बनाई है, ये वहां पे फ्लो कर जाएगा। तो ये आपने कई जगहों पे ये व्हील देखे होंगे। ये इसी मिडीवियल टाइम से हैं ये व्हील। अभी भी कई जगह पे आपके ये दिख जाते हैं, चाहे अब डेड पड़े हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब पंप आ गए हैं, सब कुछ आ गया। पर ये तब भी आपके काफी ये सबसे पॉपुलर मेथड था। ये पर्शिया से आया था, तब इसका नाम पर्शियन व्हील है। ठीक है। इसके अलावा इसी टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर नए कुछ फूड आइटम्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि पोटैटो इस टाइम पे आए हैं। देखो, पोटैटो इंडिया के नहीं थे, आज हम हर चीज में ही आलू डाल देते हैं,
आलू इंडिया के थे ही नहीं। कॉर्न, चिल्लीज, जो आपकी चिल्ली, आपकी जो मिर्ची आई है, ये भी इंडिया की नहीं थी। ये भी उठा के हम अब सारे खानों में डाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, और ये हमारी सोसाइटी में हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये हमारे नेचर में नहीं पाए जाते। जैसे आलू ही लगा लो, ठीक है, ये हमेशा से नहीं पाए जाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर मैं आलू को का यूज बताऊं, जो हम आज, मतलब इंडिया की सोसाइटी कितनी ज्यादा डाइवर्स है, जगह जगह से हमारे यहाँ पे लोग शिफ्ट होते थे, उन्हें वहां पे जो पसंद था वो अपने साथ वो लेके आते थे, और वो हमारी धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चीजें ऐड होती गई, हमारे एग्रीकल्चर में चीजें ऐड होती गई। ठीक है, जैसे पोटैटो इसका बहुत बड़ा सबूत है कि आज हमारे कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि हर डिश के अंदर कहीं ना कहीं घूम फिर के आलू आ ही जाता है। ठीक है, पर ये मिडीवल इंडिया से पहले था ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पिछले कह लो 900,000 साल पहले आया, मतलब ऑब्वियसली कंसिडरेबली बहुत लंबा टाइम है, पर इंडिया की हिस्ट्री के सामने वो छोटा है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, ये टाइम ऐसा भी था जब लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल लैंड फैलाने के लिए अपना लैंड एक्सपेंशन शुरू की थी, ताकि और जगह खेती के अंदर लाई जा सके। तो जमीनें लोगों ने फैलानी शुरू की। जब लैंड एक्सपेंशन हुई तो देखो आपके ऑब्वियसली फॉरेस्ट कटेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट वर कट। अब जब भी आपके फॉरेस्ट कटेंगे, उससे होगा क्या, यहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही है। ठीक है, अब जब आपके ट्राइबल्स, जब तुमने सारे पेड़ काटने शुरू कर दिए, जंगल काटने शुरू कर दिए, अब जो उनके अंदर जो ट्राइबल्स रहते थे, जो आदिवासी रहते थे, वो कहाँ जाएं, उन्हें अब सोसाइटी का पार्ट बनाना था। अब उन्हें जब एडजस्ट करना था, यहीं पे इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ कि जो आपके ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स को जब जगह देने लगे हम सोसाइटी के अंदर, तो यहीं पे आपकी जो जातियां हैं, जातियां, ये सब कुछ यहीं से बनने लगी। यानी कि आपका कास्ट, उसके अंदर जो सब कास्ट हैं, फिर सब सब कास्ट हैं, इसी तरीके से बनने लगे। अब देखो, क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर वैसे अपने आप में ट्राइबल्स के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ट्राइबल सोसाइटी जो होती है इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ वर्क। कम से कम ये काम सारे लोग बराबर करते हैं, यहाँ पे काम में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज ट्राइबल्स में होती है कि इनका कोई ना कोई एक लीडर होता है, लेड बाय अ लीडर। इनका कोई ना कोई लीडर होता है हमेशा। अब जब ट्राइबल्स को सोसाइटी के अंदर मर्ज करना है, इन्हें किसी ना किसी, देखो क्योंकि बाकी की जो सोसाइटी है, बाकियों से मैं पूछ लूं, आपको क्लास डिस्कनेक्ट, आवाज तो नहीं कट रही मेरी? कोई और नो बता। सर, नो सर। उमेश जी, आपकी साइड पे इशू है, दोबारा से कनेक्ट करके देख लीजिए क्लास। ये मेरी साइड पे इशू नहीं है। अच्छा, मैं क्या बताना था, हाँ, पर जो हमारी सोसाइटी थी, हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, अब जो भी लोग इसके अंदर ऐड होंगे उन्हें किसी ना किसी वर्ण में डालना जरूरी है। अब जब भी आप किसी को किसी वर्ण में डालने जाओगे, जैसे कि आपके ब्राह्मण्स हो गए, आपके क्षत्रिय हो गए, आपके वैश्यास हो गए, और आपके शूद्र हो गए, इन सारे लोगों को यहाँ किसी भी उसमें एडजस्ट करने जाओगे, जो ऑलरेडी इसके अंदर है वो थोड़ा सा अपोज करेंगे कि हमें ऊपर रहने दिया जाए। इसी कारण कास्ट के अंडर सब कास्ट बनने लगे। जैसे जैसे लोग सोसाइटी का पार्ट बनते गए, जो ऑलरेडी उसका पार्ट थे, वो कहते थे हमें इनसे ऊपर रहना है। ठीक है, या तो कोई बहुत ही ज्यादा अमीर हो, वो अपनी जगह ऊपर पा लेता था, बाकियों को वो ऊपर की जगह नहीं मिलती थी।
इसी कारण आपके धीरे धीरे इंडिया की सोसाइटी और ज्यादा डिवाइड होने लगी, ठीक है, और ज्यादा डिविजन आने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसी टाइम पे जब ये सारा कुछ इंडिया के अंदर हो रहा था, इसके साथ साथ देखो 622 एडी में जो आज का मक्का मदीना, कौन से देश में पड़ते हैं ये? इस्लाम के सबसे होलीएस्ट दो शहर मक्का और मदीना कौन से देश में पड़ते हैं? बिल्कुल, आज सऊदी अरेबिया में ये पड़ते हैं। नहीं, जहाँ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में जो मक्का और मदीना ये यात्रा पूरी करके, पहले मक्का के अंदर रहते थे, फिर वो मदीना गए, मदीना के लोग एक्सेप्टेंस, फिर लोगों के साथ मक्का वापस आए, और यहाँ पे शुरू होती है आपकी इस्लाम की फाउंडेशन। इस्लाम वाज फाउंडेड, ठीक है। और जब इस्लाम शुरू किया, किन्होंने किया? प्रॉफिट मोहम्मद ने। इसके बाद आपका जितना भी वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया प्लस आपके अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया की साइड तक, यहां पे आपकी बहुत बड़े स्केल पे वॉर्स छिड़ चुकी थी, ठीक है, क्योंकि जगह जगह ट्राइबल्स आपस में लड़ पड़े। इस्लाम, पहले तो इस्लाम में लोगों को शामिल करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, उसके बाद सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट बढ़े, इसी के साथ साथ यहाँ पे इस्लामिक किंगडम ग्रो करते गए और लोग इस्लाम अपनाते गए, ठीक है, चाहे वो सुन्नी इस्लाम हो चाहे आपका शिया इस्लाम हो। सर इसमें डिफरेंस क्या है सुन्नी और शिया में? बेसिकली ये जो बहस है ना, ये इस चीज के है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ना कुर्सी किसे मिलनी चाहिए थी, ठीक है। कईयों का मानना है जो प्रॉफिट मोहम्मद के नेफ्यू थे अली, उन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए। जो मानते हैं कि अली को कुर्सी मिलनी चाहिए वो है आपके शिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये एक चीज को लेकर कन्फ्लिक्ट है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किसे कुर्सी देने की बात की थी, क्या क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने सुना है कि प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब उस, अब तो खैर क्या ही सुना है, उस जमाने में यही लड़ाई थी कि कईयों ने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद ने डेथ से पहले बोला था कि अली को, जो उनके नेफ्यू थे, कि उन्हें कुर्सी दे देना, ठीक है। कईयों ने बोला था कि नहीं, उन्होंने कहा था जो उनके फादर इन लॉ थे अबू बकर, जो उनके फादर इन लॉ थे, उन्हें कुर्सी दे देना। अब ये जो खलीफा की कुर्सी थी, कि कौन खलीफा का मतलब जो पूरे इस्लाम का हेड होगा, खलीफा की कुर्सी किसे मिलेगी, अली को मिलेगी या अबू बकर को मिलेगी, इस चीज को लेके जो कन्फ्लिक्ट था, उसी के अंदर ये सुन्नी और शिया डिवाइड हो गए, और इसी बिहाफ पे लड़ाइयां चली हैं इस खलीफा के थ्रोन को लेके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट ही ये था। तो इसके कारण ये आज भी, मतलब उसके बाद बस हेट्रेड ही बैठ गई, हेट्रेड में, क्योंकि अलग अलग थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस अलग अलग होगी, दोनों ग्रुप्स के मस्जिद भी अलग अलग होते हैं, प्रैक्टिस करने के तरीके भी अलग अलग हैं, कल्चर भी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, इस कारण इनमें तब से बहुत ही बिटर डिस्प्यूट ही छिड़ा हुआ है। तो इसी कारण आपके ये बहुत बड़ा ग्राउंड बना था, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में बहुत लड़ाइयां हुई हैं इसी चीज को लेके, अलग अलग ट्राइबल्स लड़ पड़ते थे। हमने कुछ टाइम पहले आपके करंट अफेयर भी पढ़ा था अभी मुहर्रम का, ठीक है, तो मुहर्रम में भी जो डेथ हुई थी वो इन्हीं लड़ाइयों में कर हुई थी।
मुहर्रम, अंजलि दोनों नहीं, रमजान दोनों मानते हैं, ठीक है। और हाँ, मुहर्रम को दोनों नहीं फॉलो करते। मुहर्रम, मैं बता देता हूँ कि कौन। अ, नहीं ऋषभ जी, खान और पठान, ये जो आप कम्युनिटीज की बात कर रहे हो, बेसिकली खान तो एक इस्लाम का बेसिकली सरनेम है। खान कोई भी हो सकता है, खान कोई अपने आप नहीं है। पठान अपने आप में कम्युनिटी है। तो इनकी पाकिस्तान में कोई मतलब इस बेसिस पे कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। और चीजों को लेके है, जैसे पठानों की बलोचियों के साथ, फिर सिंधियों के साथ, पाकिस्तान में ऐसी लड़ाई हैं, आपस में ही नफरत करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। आप इवन ये भी देखोगे कि बहुत ज्यादा ये अंजलि आपके शिया मानते हैं मुहर्रम में, शिया मुस्लिम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अली की फैमिली में ही कोई डेथ हुई थी, मुझे वो नाम नहीं मिल रहा, तो एनीवे, ठीक है। तो ये चीज, हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, इसके कारण ये जो वेस्ट एशिया में इतनी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस हुई, लड़ाइयाँ हुई, धीरे धीरे इस्लाम ग्रो करने लगा। तो एक साइड पे इंडिया की बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है, मतलब सारी एशिया बाकी जो था वहां पे डिस्टर्बेंसेस बढ़ी, लड़ाइयाँ बढ़ी। इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटी थी ना, वो भी स्टेबल नहीं थी। जो नॉर्थ इंडिया था, जो नॉर्थ इंडिया था, यहाँ की पॉलिटी में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटी को मिडीवल इंडिया की स्टार्टिंग में कंट्रोल करते थे राजपूत किंगडम्स, राजपूत किंगडम्स, राजपूत किंगडम्स। ये जो आपके राजपूत किंगडम्स थे, बेसिकली पावरफुल तो बहुत थे, वॉरियर क्लैन था, ठीक है। क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके अंदर भी डिविजन्स थी, आपके सूर्य को फॉलो करने वाले या सूर्यवंशी हो गए, और आपके चांद के उसमें, तो यहाँ पे भी आपकी डिविजन्स थी, वो भी अलग सेमी उसके अंदर है। पर चलो वो अलग बात है, हमने इन चीजों की डिटेल में नहीं जाना। जो राजपूत्स थे, बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, देखो अपने यहाँ में राजपूत्स वॉरियर क्लैन था, लड़ सकते थे, इंडिया और इंडिया से बियॉन्ड भी बहुत बड़े किंगडम बना सकते थे। पर प्रॉब्लम क्या थी, ये डिसयूनाइटेड थे, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इनके कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, इनमें आपस में ही कन्फ्लिक्ट थे, ठीक है। तो इसी कारण जो आपस में ही ये लड़ी जा रहे हैं, आपस में ही ऐसी जा रहे हैं, इसके कारण कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं बना पाए दो, इसीलिए नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर। नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी। नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर क्यों चाहिए, इसका भी मैं आपको यहाँ पे कारण बताता हूँ। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इसलिए चाहिए क्योंकि बॉर्डर्स टच करती हैं तो कांस्टेंट इन्वेजन्स होती हैं, कांस्टेंट इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। और ये सारी, उस जमाने में समुंदर से तो लोग इन्वेजन करने नहीं आते थे, अभी नेवी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी। चोला जैसों ने किया बाहर जाके, इंडोनेशिया थाईलैंड उस साइड पे जाके उन्होंने हमले किए। पर यहाँ पे आपकी जो है क्या कहते हैं इसे, एक स्ट्रॉन्ग पावर ना होने के कारण ज्यादातर हमले क्योंकि नॉर्थ लैंड से ही होते थे, सेनाएं बड़ी बड़ी लैंड से आती थी, तो इस कारण
जब वो आपस में लड़ नहीं पा रहे, मतलब आपस में जुड़े नहीं हुए, तो उन्हें ये सारी इन्वेजन वो स्ट्रांगली फेस ही नहीं कर पाते थे। और यही एक बहुत बड़ा कारण था उनकी वीकनेस, मतलब जो बनी कि राजपूत पहले आपस में टूटे हुए थे, उसके बाद लगातार इन्वेजन भी हो रही है, और कई बार ऐसा भी होता था कोई और इन्वेड करने आ रहा है, इनमें से सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए जो इन्वेड करने आ रहा है ना, उसका साथ भी दे देते थे। ठीक है, बिकॉज आपस में दुश्मनी इतनी पक्की रखी हुई थी कि उसके चलते हुए किसी और के साथ हाथ मिला लेना, ये इंडिया के बहुत सारे राजाओं ने किया है हिस्ट्री में। तो ऐसे भी होता है, सबने नहीं, बहुत सारे राजाओं ने किया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी। अब इस सारे कन्फ्लिक्ट के कारण क्या हुआ था, हमारा इंडिया स्टैग्नेंट हो गया था इन इनोवेशन। हमारे यहाँ पे अब लार्ज स्केल इनोवेशन होनी बंद हो गई थी, लोगों ने विचारों और नई नई खोज करनी इंडिया के अंदर बंद हो गई थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी। हमारी सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक साइड पे आपके, जैसे मैंने आपको बताया, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिजिड हो चुकी थी। अब किसी भी नॉन ब्राह्मण या नॉन क्षत्रिय को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, रिसर्च करना, ऐसी किसी चीज के ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं था। ठीक है, वुमेन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अब और ज्यादा बढ़ गई। देखो, आज आपने देखा होगा जो बड़े बड़े घूंघट कई बार ओढ़े होते हैं, इन्हें आपके कहते हैं पर्दा। पर्दा सिस्टम मिडीवल इंडिया के टाइम आया था, जब बड़े बड़े घूंघट ओढ़ने शुरू किए थे। ये एक इंडियन नहीं है, ये एक पर्शियन ट्रेडिशन है। ये भी इंडियन नहीं है, ये भी पर्शिया से ट्रेडिशन आया है कि वुमेन को बड़े बड़े घूंघट ओढ़ के रखने हैं। तो वो उसके बाद देख लो इंडिया के अंदर कितना ज्यादा स्टिक कर गया। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वुमेन के साथ पर्दा सिस्टम भी, उसके बाद उन्हें नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड देयर होम विदाउट मेल्स। अगर कोई मेल साथ में नहीं है, अगर कोई मेल मेंबर नहीं है, तो फीमेल्स को घर से बाहर जाना मना था। तो आज जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का जैसे राज है, वैसे से हालात इंडिया में चल रहे थे। तो एक जस्ट कंटेक्स्ट के लिए चीज कि तालिबान हमसे सोसाइटी के मामले में कितना ही पीछे चल रहा है। ठीक है, आज तालिबान ने आते ही दोबारा ये रूल इम्पोज करवा दिया कि कोई भी वुमेन बिना मेल मेंबर के घर के बाहर नहीं जाएंगी। ये पहले भी उनका रूल था जब तालिबान रूल कर रहा था। तो वो चल रहे हैं 300-400 साल पीछे, सिर्फ वो वेपन्स में आगे हैं, बाकी सारी चीजों में वो पिछड़े पड़े हैं अभी भी। ठीक है, उनकी सोच यहीं से दिखती है। अब इसके अलावा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वहम आ चुके थे। ठीक है, एक तो लोग बहुत सारे वहमों में डूब डूब चुके थे, एंड लोगों का बिलीफ इन सुपरस्टिशन बढ़ता जा रहा था। TUITON, सुपरस्टिशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लोग अंधविश्वास और मंत्रों में, इन सारी चीजों में ज्यादा डूबते जा रहे थे। इसके कारण हुआ क्या, ये जब चीजें होंगी, आपका डिक्लाइन, जब भी लोग ऐसे अंधविश्वासों में मानना शुरू कर देते हैं, डिक्लाइन इन रैशनल थिंकिंग शुरू हो जाता है। लोग रैशनली नहीं सोचते, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या वे ऑफ एक्शन होगा, बस फिर अब अंधविश्वास की तरफ ही लोग चल पड़ते हैं। और यही इंडिया की प्रॉब्लम बनती जा रही थी कि हम भी इसी चीज में डूबते जा रहे थे कि जितना ज्यादा अंधविश्वास हो सके उतना ज्यादा लोग बस मानते जा रहे। जैसे अभी भी
कई उस जमाने के आपके सुपरस्टिशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाना, या जो भी, जैसे भी, ऐसी ये सारी चीजें, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बस ये बना दिए गए। और देखो लोग आज भी, हम अपने आप को कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, पर जहां पे मौका लगता है हम साथ के साथ इन चीजों में लग जाते हैं। क्यों? इसमें तुम्हारी और मेरी गलती भी नहीं है, हमें बचपन से ही बोला गया और उन्हें उनके बचपन से बोला गया। तो ये कितने पुराने मिथ्स, सुपरस्टिशंस चलते आ रहे हैं, आज भी हम यही मानते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को डराना होता है कि पीपल के पेड़ पे चुड़ैलें रहती हैं, बेचारा पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दे दे के मर गया, पर उसे जोड़ा हुआ है चुड़ैलों से, ठीक है। तो कुछ उसका वो नहीं है, बस उसकी डेंस ज्यादा डेंस है, और रात को ऑब्वियसली वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे नेगेटिविटी बहुत क्रिएट होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्चुअली वहां पे कोई भूत है। यार ऋषभ जी, इमली का पेड़ है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जनरली बोल रहा हूँ कैसे कैसे से होते हैं। तो जो पेड़ जो भी हो, पीपल का हो, इमली का हो, ठीक है, कोई पेड़ पे स्पेसिफिक तो नहीं है। तो वैसे ही मतलब ये हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा था, इसी कारण लोगों की इनोवेटिव सोच खत्म होती जा रही थी। आज भी अगर हमारी सोसाइटी में हम वहमों में डूब जाएं, चीजों के बारे में सोचना बंद कर दें, अल्टीमेटली इन्हीं चीजों में तो फिर से हैं, ठीक है, फिर से वेट करेंगे कि बिल्ली रास्ता कट गई, अब कोई फिर जाएगा, फिर मैं दोबारा जाऊं। तो ये इसी चीजों में, तो यहाँ पे इंडिया में एक स्टैग्नेशन आ गई। स्टैग्नेशन आने के कारण क्या हुआ, और जो हमारी पॉलिटिक्स भी डिवाइडेड है, हमारे यहाँ पे मिलिट्री बैकवर्डनेस भी आने लगी। जैसे बाकी जगहों पे अब धीरे धीरे आपकी आर्टिलरी, इन सारी चीजों का यूज बढ़ता जा रहा था, पर इंडिया में इस चीज का भी लेके मिथ और सुपरस्टिशन ऑब्वियसली एज ट्रेडिशंस बने हुए थे कि लड़ना है तो सिर्फ तलवारों से लड़ना है और किसी चीज से। वहां पे गन्स बनने लग गई हैं, पर हम तब भी तलवारों से लड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम पीछे रह जाएंगे। तो इस सारी चीज के कारण आपकी सोसाइटी धीरे धीरे पिछड़ती जा रही थी, और बैकवर्ड, उल्टा चल पड़ी थी हम, हमारी सारी सोसाइटी। अब इसी सोसाइटी, यही सारी बैकवर्डनेस के टाइम हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेजन्स भी किए हैं अपने, क्योंकि वीक हुई थी हमारे यहाँ पे सारी की सारी चीजें। इसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिन्होंने हमारे इंडिया के अंदर इन्वेड किया है, वो है आपके नहीं नहीं, अहमद शाह, अहमद शाह, नादिर शाह, इन सब ने भी इन्वेड किया है। मतलब मैं अगले चैप्टर से उसे लिंक करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली गौरी पे जंप करना चाहता हूँ, ठीक है। पर गौरी से पहले आपके इंडिया को महमूद ऑफ गजनी, गजनी आज जो उज्बेकिस्तान वो वाला एरिया है, वहां पे किंगडम था, वो उस वहां से इन्वेड करने आता था, क्योंकि उसने सुना हुआ था इंडिया के रिचेस के बारे, कि इंडिया के जो मंदिर हैं, रिचेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है इंडिया का, क्योंकि व्यापार ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है। इंडिया के ट्रेड के कारण इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर की कमी वैसे नहीं थी अगर इन्वेड करोगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स तो वैसे ही, क्योंकि इतना चढ़ावा राजे भी चढ़ाते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी चढ़ाते सब, तो ये फुल ऑफ वेल्थ थे। तो अब आपके महमूद ऑफ गजनी के ये बेस्ट टारगेट बने कि इंडिया आओ, जितना पैसा चाहिए यहां से लूट के। महमूद ऑफ गजनी अपने आप में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया को अपने किंगडम का पार्ट बनाने के लिए, नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ हिज किंगडम। वो सिर्फ इंडिया को लूटना चाहता था,
लूट के सारी वेल्थ वापस ले जाना चाहता था और उसका कोई पर्पस नहीं था यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके महमूद ऑफ गजनी इस तरीके से काम करता था। अब यहाँ पे टेम्पल्स में उसका फेवरेट टारगेट जो बना वो था आपका सोमनाथ टेम्पल, जो आपके गुजरात में है, जिसे महमूद ऑफ गजनी ने 17 बारी लूटा। 17 बारी तो यहीं पे आया वो। इस कारण बहुत बुरी तरीके से इंडिया बहुत प्राइम टारगेट रहता था, क्योंकि हमारी पॉलिटी बटी हुई थी, इन्वेड करना आसान था। ठीक है, अगर यही नॉर्थ इंडिया जुड़ा होता तो ऑब्वियसली इन्वेड करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब बाकी मेडिवल इंडिया के जो थोड़े बहुत पॉइंट है, महमूद ऑफ गजनी एक गौरी अगले लेक्चर में जाएंगे। अब नॉर्थ इंडिया कह दिया, आपके सारे इंडिया में बंजाराज एक कम्युनिटी, बंजारे आपको पता ही होगा, जो आपके नोमैड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रैवल करते रहते हैं। बंजारों का बहुत ही ज्यादा यूज था। बंजारे एक तरह से आपके मर्चेंट्स थे मिडीवल इंडिया में। इन्होंने बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में मेंशन किया है, क्योंकि ये क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, जो ये सामान अपने साथ या तो कहीं से खरीद के लाए हैं, जहाँ ये जो बनाते थे ये वहां पे बेचते थे, उसके बदले कुछ और खरीद के ले जाते थे, फिर आगे जाके कुछ और बेचेंगे, फिर और खरीद लिया। इस तरीके से मर्चेंट्स की तरह लगातार इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हुए मूव करते रहते थे। बहुत सारे राजे इन्हें और अपनी सर्विसेज के लिए भी यूज करते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका यूज कैसे किया? देखो, अलाउद्दीन खिलजी इनके थ्रू अपने ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट कराता था, क्योंकि वो अगर कहीं पे जा रहे हैं, राजा उन्हें पैसे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान उन्हें पैसे दे देता था कि मेरे ग्रेन्स अपने साथ ले जाओ, मेरी फौज यहाँ पे है, मेरी फौज तक डिलीवर कर देना, फिर तुम अपना आगे बढ़ते रहना। इस तरीके से बंजारे फिर इस चीज के पैसे चार्ज करते थे, पर लेके चले जाते थे। तो वो ये भी मर्चेंट्स का काम है, क्योंकि व्यापार किया, ट्रेड किया। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। मिडीवल इंडिया के सबसे मशहूर 3 शहरों के बारे भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, जैसे कि एक था आपका हम्पी। हम्पी जो शहर है ये आपके विजयनगर एम्पायर, जो साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम रहा है। और विजयनगर एम्पायर एक ऐसा किंगडम था जो दुनिया में, जिसकी मतलब ये जो हम्पी कैपिटल थी, ये दुनिया की सबसे सेकंड रिचेस्ट सिटी थी। इससे अमीर सिर्फ पीकिंग था। पीकिंग पीकिंग पता है क्या था? पीकिंग नाम कभी सुनाओ? पीकिंग बेसिकली ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आता है। पीकिंग पुराना नाम है, बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था। पीकिंग दुनिया की सबसे अमीर जगह थी, और उसके बाद जो सेकंड रिचेस्ट सिटी थी वो आपकी हम्पी थी। सॉरी, ये सेकंड रिचेस्ट सिटी थी। ठीक है, इसके अलावा आपका सूरत जैसा शहर, सूरत में क्योंकि बहुत बड़ा आपका पोर्ट सिटी था ये, इसे इंडिया से, यहाँ से बाद में बहुत सारे लोग ना, मक्का भी यहाँ से, जो हज की यात्रा है वो यहीं से जाते होते थे, इसलिए इसे गेटवे टू मक्का बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया से जो लोग हज पे जा रहे हैं वो यहीं से जाते थे। ठीक है, और तीसरा इंडिया के अंदर मसूलीपट्टनम, ये भी एक ट्रेडिंग सेंटर था, जो पहले डच ने ऑक्यूपाई किया, बाद में ब्रिटिश के हाथ भी आया। पर उससे पहले ये ट्रेडिंग सेंटर, उससे पहले से ये इंडिया का, यहाँ पे बहुत सारा सी ट्रेड चलता था, बहुत सारी यहाँ पे शिप्स आती थी, और यहाँ से साउथ इंडिया का बहुत ही एक्टिव ट्रेडिंग एरिया था ये। ठीक है, क्लियर है।
ऐसे ही फिर अब लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी बारे, आपके हुंडी क्या होती है, ये भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, आपके नोट्स में है। हुंडी, हुंडी का अपने आप में मतलब बेसिकली होता है एक तरीके से ये स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है, उस जमाने में डिपॉजिट स्लिप है। अच्छा, अब ये डिपॉजिट स्लिप किस चीज की थी? बेसिकली देखो, जो उस जमाने में बैंक्स तो होते नहीं थे, पर इंडिया के मर्चेंट्स दुनिया भर में ट्रैवल भी करते थे, इंडिया का सामान दुनिया भर में बिकता था। इस कारण इंडिया ने एक इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम बना लिया था, जहां पे होता क्या था, लेट्स सपोज एक मर्चेंट को इंडिया में है, या कोई एक मनी लेंडर इंडिया में है, आप इसके पास जाओगे, आप अपने पैसे इसके पास डिपॉजिट करवा दोगे, ये आपको इसके बदले एक स्लिप लिख के देगा कि आपसे इतने पैसे, मतलब आपने इतने पैसे डिपॉजिट करवा दिए। अब आपने जहां पे भी ट्रैवल करना है, ये पर्ची अपने साथ लेके जाओ। लेट्स सपोज आप इंडिया से गए थे और आप यूरोप चले गए, यूरोप के किसी मर्चेंट अब यहाँ पे आपको बता देगा कि अच्छा आपको यूरोप जाना है, आप यहाँ जाके पैसे निकाल लेना। तो वहां पे जिस मर्चेंट के पास गए हो उसे जाके ये पर्ची दिखाओगे, वो आपसे पर्ची लेगा और आपको फिर से पैसे इशू कर देगा वहां पे। तो इससे क्या होगा, जो आपके रास्ते में ट्रैवल में इतना पैसा साथ में कैरी कर रहे हो ना, वो एक तो बोझ कम हो गया और लोगों को दिखेगा भी नहीं। देखो, क्योंकि अगर सोना, उस जमाने में सोने और उसके कॉइन थे, उसके लिए बैग भी तो उतना बड़ा साथ में कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पे बैग ऐसी कोई चीज कैरी करने की जरूरत नहीं, बस एक पर्ची कैरी करनी है, वो पर्ची के साथ सारा पैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही आज के टाइम पे देखो, पैसा देश छोड़ के कभी नहीं गया, सिर्फ एक स्लिप के तौर पे आपका पैसा एक्सचेंज हो गया। यही आज मॉडर्न टाइम में हवाला बन गया है, ठीक है। पर ये दुनिया का, तभी हवाला दुनिया का सबसे पुराना बैंकिंग सिस्टम है, वो इस जमाने में इस तरीके से काम करता था। ऑब्वियसली उस जमाने में कोई भी बैंक ट्रांसफर ऐसी चीजें नहीं होती थी और बैंक्स ही नहीं थे, तो इस एक ह्यूमन इनोवेशन इसी तरीके से हुंडी के तौर पे एग्जिस्ट किया। क्लियर है? तो ये था आपका यहाँ तक लेक्चर। कल होगा आपका दिल्ली सल्तनत।